Assalamualaikum everyone. This is another online lecture for the course Object-Oriented Programming. So today's topic is dynamic memory allocation for objects. ठीक है, so hopefully आप लोग familiar होंगे with the term dynamic memory allocation. I hope कि आप लोगों ने with the first time जब आपने C++ की थी, I think in your computer programming course, तो आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी साथ की होगी. ठीक हो गया. सो आई वांटेड टू डिस्कस हाउ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैन वर्क फॉर ऑब्जेक्ट्स. यानी ऑब्जेक्ट से मतलब क्लास ऑब्जेक्ट. जब हम क्लासेस के थ्रू कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ कैन वी मेक इट वर्क विद डायनामिक मेमोरी. ठीक हो गया. ऑलराइट, so just a brief recap of dynamic memory allocation basics. So essentially हमारे पास memory allocation की दो types होती हैं, right? So we have either static or we have dynamic. So static memory allocation occurs जब हम compile time के वक्त ही memory को allocate कर देते हैं. So for instance अगर आपने एक integer type variable declare किया है, आपने कोई एक double type declare किया है और आपने कोई let's say float type declare किया है, इन सब के साइजेस जो हैं वो पहले से एक लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं. ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस हम इंटीजर को अक्सर हम 8 बिट्स लेते हैं एंड सो ऑन, राइट. सो इनके साइजेस डिटरमिन्ड हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ फ्लोट वेरिएबल्स या नंबर ऑफ वट एवर टाइप ऑफ वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, एज सुन एज आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर उसी वक्त उतनी तमाम मेमोरी जो है वो कंपाइल करते हुए उस प्रोग्राम को असाइन कर देता है जितने आपने उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए. सो साइजेस एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी इंक्लूडिंग अरेज मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम, एलोकेटेड स्पेस गिवन, वेरिएबल नेम्स एक्सेट्रा. ठीक हो गया. सो जो कुछ उसको इंफॉर्मेशन मिली आपके कोड से उसी वक्त कंपाइल के वक्त अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वेरिएबल्स उसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई. But what about dynamic? So dynamic memory allocation refers to जब हम on the run time memory को allocate करना चाह रहे होते हैं. कि this essentially occurs जब हमें maybe नहीं पता कि हमें during the execution of the program कितने variables create करने की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें array sizes का पहले से अंदाज़ा नहीं है, या very frequently जो इसकी application होती है कि हम user से input लेना चाह रहे हैं कि वो कितने वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता है. सो वी डू नॉट ऑलरेडी हैव दिस इंफॉर्मेशन, और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें रन टाइम के वक्त मिलेगी तो हम इसको डायनामिक या फिर रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं. सो मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम, एग्जैक्ट साइजेस लाइक द साइज ऑफ एन एरे कैन बी वेरिएबल. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ more flexible in terms of the sizes of arrays and the amount of memory that needs to be allocated to it on a stack. So dynamic memory doesn't have a name. Names known by compiler. So pointers are used to link to this memory. So ये again hopefully आप लोगों ने पिछली दफा CP में अपने कोर्स में देखा होगा कि हम जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो मोस्टली हम थ्रू पॉइंटर्स करते हैं. So again, just a brief recap कि जब तक हम normal integers और normal native types यानी native जो आपकी data types थी उनके साथ deal कर रहे थे, तो उधर हम किस तरीके से pointers को use करते थे for dynamic memory. So I allocate dynamic space with operator new which returns address of the allocated item and we then stored it in a pointer. So जो main हमारे पास operator use किया जाता था was the new operator एंड दी न्यू ऑपरेटर को हम यूज करते थे किसी भी पॉइंटर को कोई डेटा टाइप असाइन करने के लिए या उतना ही मेमोरी एलोकेट करने के लिए. सो आई हैव int asterisk which is an integer type pointer which is being assigned new integer, यानी कि आपने एक integer type pointer बनाया है और फिर उसको एक integer size की मेमोरी असाइन कर दिया. सिमिलरली अगर हम डबल टाइप डिक्लेयर करना चाहते थे तो देन वी हैड डबल asterisk एंड उसके लिए इन्होंने nums का नाम लेट्स से हमने चूज किया है which is equal to new, और डबल के नाम से हमने एक array बनाई है और उसको कोई certain size दिया है. ठीक हो गया. एंड दिस साइज could obviously be 1 2 3 whatever depending upon आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. so this is how we used to work with native types. ठीक हो गया. एंड अगर हम लोगों ने एक दफा मेमोरी एलोकेट करने के बाद हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी को डीएलोकेट भी करना चाहते हैं तो हम लोग डिलीट का कीवर्ड यूज करते हैं. सो वी हैड डिलीट द पॉइंटर, और अगर पॉइंटर हम डिलीट कर देते हैं सो डी एलोकेट्स द इंटीजर एलोकेटेड
above, और अगर हम लोगों ने कोई array को deallocate करनी होती है memory, then we have to make sure that we use these square brackets before our variable name या array name in order to deallocate the array. ठीक हो गया. So this is a very simple recap of जब तक हम native types की बात कर रहे थे. ठीक हो गया. What else? Okay, so how do we access our pointer values? And so basically this is to remind you कि जब भी हमें pointer की variable values को access करना होता है तो we have to dereference it, right? So अगर pointer क्या करता है, main purpose pointer का होता है कि वो कोई memory address अपने अंदर store करता है. So अगर आप cout statement के साथ सिर्फ cout pointer करेंगे, so वो क्या करेगा, वो की memory address जो है वो print कर देगा जहां पे वो पॉइंटर बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो उस मेमोरी एड्रेस पे जाके वहां की वैल्यू जो उधर स्टोर हुई हुई है वो रिट्रीव करके आए, देन यू हैव टू डीरेफरेंस इट. और डीरेफरेंसिंग के लिए भी हम अपना स्टेरिक का जो वो यूज करते हैं, स्टेरिक पॉइंटर यूज करते हैं, राइट. सो फॉर अ डायनामिकली क्रिएटेड एरे the pointer attaches to the starting position of the array, so it can act as the array name. तो ये बात भी हमने अगर आपने नहीं देखी तो इसी तरह होता है कि अगर हम लोगों को हमने एक एरे क्रिएट की है यूजिंग अ पॉइंटर, देन व्हाट वी आर एबल टू डू इज कि हम इवन एस्टेरिक यूज किए बगैर उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू उस पॉइंटर के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं. सो आई कैन डू nums 5 यानी कि 5th वाली जो पोजीशन है उसकी उस पे जाके 10.6 वैल्यू में स्टोर करवा सकती हूँ सिंपली यूजिंग द नेम ऑफ द पॉइंटर. ठीक हो गया, with square brackets. और similarly if I do nums और इसके आगे मैंने कोई 3 वाला इसका आउटपुट करवाना है, this will also work. So just like basic types, objects जो हैं इनको भी हम memory dynamically allocate कर सकते हैं. ठीक है. So like I said, most rules जो आपके normal integer या native types के ऊपर apply करते हैं, they are also true for objects and class objects. लेकिन इसके अंदर एक जो बात ऑब्वियसली होती है कि जब भी हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं तो जब हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे और पॉइंटर्स के थ्रू उनको मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, राइट. सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास एक क्लास है विच इज कॉल्ड फ्रैक्शन और उसके मैंने 3 पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं. सो आई हैव स्टेरिक fp1 मैंने किया है, fp2 एंड देन आई हैव flist. तो fp1 को मैंने न्यू कीवर्ड यूज करते हुए फ्रैक्शन टाइप की एक ऑब्जेक्ट बेसिकली उसको इक्वेट किया यानी उसको असाइन किया है, या ये कहना चाहिए कि मैंने उसको एक फ्रैक्शन साइज की मेमोरी एलोकेट की है fp1 को. ठीक हो गया. अब क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन के साथ कोई भी इनपुट नहीं दिया हुआ, सो दैट मीन्स कि उसके क्रिएशन के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. इफ आई हैव टू कॉल अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम पहले कर चुके हैं कि न्यू इज जस्ट द न्यू थिंग, लेकिन वरना न्यू कीवर्ड लगाया और फिर हमें अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपने नेम लिखा क्लास का और साथ आपने कोई भी जितने भी इनपुट्स आपको देने हैं अपने कंस्ट्रक्टर को वो पास कर दिए. सही है. तो अगर हम न्यू फ्रैक्शन 3 5 करेंगे तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उस तरह का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको जाके fp2 को असाइन कर देगा. Similarly, if I want कि instead of just one, I want to create an array of objects जिसको मैं अपनी flist को assign कर दूँ, then I will simply say new and then I have fraction type और कितने चाहिए आपको 20 चाहिए. So what this will do is assign 20 fraction type objects की एक array बनाएगा और उसको उठा के flist को assign कर देगा. So next comes the part where what if we want to deallocate this memory. So again, मोस्टली जब आप प्रोग्राम एंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली मेमोरी जो है वो डीएलोकेट कर ली जाती है, बट देन दिस इज फॉर अगर आप उसको मैन्युअली डिलीट करना चाहें, सो देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली अगेन यूज द कीवर्ड डिलीट एंड इफ इट्स एन एरे यू हैव टू डिलीट इट यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला आपको पहले लिखने होंगे और फिर एरे का नाम लिख देंगे. ठीक हो गया. So this is fairly simple. इसमें कोई ऐसा नई बात नहीं है अदर दैन कि हम इसके अंदर जब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हमारा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू एलोकेट करना चाहते हैं मेमोरी या फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू एलोकेट करना चाहते हैं.
So how do we go about accessing the functions or the data members of that pointer basically? तो उसके अंदर हम डॉट ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं और हम एक एरो ऑपरेटर कहलाता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं. So the dot operator, it requires an object name or an effective name भी हम इसको कहते हैं on the left side. So for instance आपने अगर object name लिया है उसके हम डॉट के साथ मेंबर नेम यानी जो भी डेटा मेंबर है आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पे हम वो मेंबर नेम देते हैं. और इससे वेरी सिमिलर होता है हमारा एरो ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं विद आवर पॉइंटर्स. ठीक हो गया. सो इफ आई हैव अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट I use this arrow operator. The arrow operator is a combination of a hyphen and this less than greater than वाला जो होता है. So whenever you're writing it in terms of coding, so this is not one but ये technically दो symbols होते हैं. So this is hyphen combined with a less than or comparison वाला जो operator होता है, right? So remember that if we have a pointer to an object, the pointer name would have to be dereferenced first to use the dot operator. So अगर मेरे पास एक fp1 टाइप का पॉइंटर मैंने बनाया है, सो आई फर्स्ट नीड टू डीरेफरेंस इट. क्योंकि देखिए अगर मैं fp1 डॉट करूंगी दैट मीन्स कि मैं उस मेमोरी को मेमोरी जो इसके अंदर लिखी हुई है उसके आगे कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगी, विच इज नॉट ट्रू, राइट? सो व्हाट आई नीड टू डू इज गो टू दैट मेमोरी एंड देन एक्सेस व्हाट इज प्लेस्ड इन दैट मेमोरी. और उसको एक्सेस करने को हम कहते हैं डीरेफरेंसिंग, जो कि मैं इस स्टेरिक के थ्रू कर रही हूँ. सो आई एम डीरेफरेंसिंग fp1 and then using a dot operator and accessing a show function जो let's say मेरी उस class के अंदर मैंने define पहले से किया हुआ होगा. A good replacement for doing this is the arrow operator. ठीक है. So instead of having to use the dereferencing process, what we can instead do is use the arrow operator, which it provides a nice shortcut, avoiding the use of parentheses to force order of operation. So what you can do instead is fp1 and then use this arrow operator. Again it's a hyphen and a comparison का sign और show. तो ये भी वही काम करेगा जो आपका पिछला वाला asterisk के थ्रू हम करना चाह रहे थे. ठीक है. So it is equivalent to asterisk fp1 dot show. So when using dynamic allocation of objects, we use pointers both to single object and to arrays of objects. So here's a good rule of thumb. For pointers to single objects, arrow operator is easiest. So generally जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, सो इट्स जनरली इजियर कि अगर मैं उसको डायरेक्टली बाय नेम कॉल कर लूँ. अगर मेरे पास एक ही है सो आई वुड रिकमेंड कि हम क्या करें कि हम fp1 एरो ऑपरेटर शो, ठीक है, fp2 एरो ऑपरेटर वट एवर द फंक्शन इज एंड जो भी आप इसके फंक्शंस एक्सेस करना चाहते हैं. ठीक हो गया. जो दूसरी चीज है कि फॉर डायनामिकली एलोकेटेड एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स द पॉइंटर एक्ट्स एज द एरे नेम बट ऑब्जेक्ट नेम्स कैन बी रीच्ड विद द ब्रैकेट ऑपरेटर. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज सिंपली इज कि अगर आपने एरेज क्रिएट की हैं तो आपको वो एरो ऑपरेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है. सो लाइक आई सेड बिफोर कि जब हम एरेज क्रिएट करते हैं तो जो एरे का नाम होता है यानी कि जो आपने पॉइंटर बनाया है उसका नाम ही उसके लिए इट कैन एक्ट एज समथिंग जिसको आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं. तो आप flist3 डॉट शो flist5 डॉट गेट न्यूमरेटर पहले ही कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको एरो ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती. एरो ऑपरेटर हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जहाँ पे हमने सिर्फ एक असाइन किया. ठीक है. सो इन केसेस के अंदर जो यहाँ पे गिवन है fp1 एंड fp2, यहाँ पे सिर्फ उनके पास सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपने fp1 को असाइन किया था तो आप इसको एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं. अगर आपने इसको एक एरे असाइन की है सो इट इज बेस्ट कि आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर लें यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड अ डॉट ऑपरेटर. ठीक हो गया. सो जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आप इस एरे को इनफैक्ट विद एन एरो ऑपरेटर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो दिस वुड बी एन एरर. ठीक है. सो वी डोंट डू दिस. हम इसको सिंपली डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं. सो द डिफरेंस इज ओनली बिटवीन जब हम इसको क्या एरे असाइन कर रहे हैं या इसको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं. ठीक हो गया. So let's take a look at a very basic example using dynamic memory allocation. So this is an example जहाँ पे हम classes के साथ use कर रहे हैं dynamic memory. So I have defined a class called myIntegers और इसका सिर्फ एक data member है which is an integer pointer. So इसका नाम I have said कि integer pointer है और it's called p. साथ में मैंने इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है
और इसके अंदर एक स्टेटमेंट डालती है विच सेज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड. And what I have done in this default constructor is that I have used my keyword new to assign 3 integer objects to this p pointer. So that essentially means कि मैंने एक integer array create की है जिसका size 3 है और उसको मैंने अपने pointer integer pointer जिसका नाम p है उसको allocate कर दिया. और साथ में मैंने जब इनको allocate किया है so have also initialized them. If you refer back to our lectures बिल्कुल शुरू के हम ये curly braces use करते हैं initialization के लिए. So in fact what I am doing using this curly bracket 1 2 3 is कि मैं 1 assign कर रही हूँ p0 को, 2 assign कर रही हूँ p1 को and 3 assign कर रही हूँ p2 को. So I'm simply initializing this integer array जो मैंने अभी create किया है. Once I have initialized my variables, what I am doing is कि मैंने साथ ही इनको print भी करा लिया just so that I know कि क्या values assign हुई हैं and I can also see कि कितनी दफ़ा ये call हो रहा है and so on, right? So simply मैंने एक for loop के through इसको print करवा लिया. So you see here जिस चीज़ की हम dot operator versus arrow operator के जो हम discussion कर रहे थे, क्योंकि ये एक integer array है, what I can do is simply use the name of this array and use square brackets to dereference this. तो मुझे यहाँ पे steric वगैरह use करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई arrow operator use करना है और in fact arrow operator यहाँ पे error देगा आपको. So what we are simply doing is using square brackets to reference my integer array. Alright, so this was the simple default constructor जो मैंने लिखा है. ठीक है, so then we come on to the main function. और यहाँ पे एक जो मैंने काम किया है वो ये है कि मैंने एक my integers टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया एंड इसका नाम was ptr and I assigned it one single my integers type object. ठीक हो गया. So असूलन क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कोई चीज पास नहीं की तो ये क्या होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. So that is the output जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पहली दफा, default constructor called, right? Because I created a pointer and then I gave that pointer a my integers type object, hence default constructor was called. और साथ में 1 2 3 values जो आपने default constructor के अंदर इनको initialization के लिए यूज किया था वो भी हो गई और उसके बाद वो print हुआ तो आउटपुट पे आपको 1 2 3 जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है. आगे हमने ये किया है कि अब आपने ये काम किया है कि आपने यूजर से इनपुट ली है कि वो कितने इंटीजर और मतलब कितने माई इंटीजर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहता है. ठीक है, सो आई हैव सिंपली गिवन अ स्टेटमेंट, हाउ मेनी इंटीजर ऑब्जेक्ट्स डू यू वांट टू क्रिएट and let's say the user says that they want to create 3 my integer type objects. अब हम क्या कर सकते हैं, my integers type की मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसको अब मैंने ptr1 कहा है and then I have assigned it new से मैंने असाइन किया एंड माई इंटीजर्स और साथ में ये जो मैंने वैल्यू अपने यूजर से ली है साइज की ये मैंने इसको पास कर दी. सो व्हाट दिस अलाउज मी टू डू इज कि मुझे इनिशियली नहीं पता था कि मुझे माई इंटीजर्स टाइप की कितनी बड़ी एरे चाहिए होगी बिकॉज लाइक आई सेड दिस वाज डिपेंडेंट अपॉन द यूजर कि यूजर कितनी ज्यादा क्रिएट करना चाहता है. सो व्हाट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज नाउ अलाउइंग मी टू डू इज टू क्रिएट हाउएवर मेनी ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू माई नीड, राइट. सो नाउ इससे क्या होगा कि मैंने अब माई इंटीजर्स टाइप की एक एरे बनानी है जिसका साइज क्या होगा, 3 होगा क्योंकि दैट इज द साइज जो यूजर ने दिया. ठीक हो गया. लेकिन अगेन जस्ट बी वेरी केयरफुल कि अभी भी कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, राइट क्योंकि हमने इसको कोई पैरामीटर्स नहीं दिए हैं इनिशियलाइजेशन के. हमने सिर्फ ये कहा है कि 3 टाइप के माई इंटीजर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते, लेकिन हमने साथ में कोई पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं किए हैं. सो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं. सो व्हाट दैट मींस इज कि हमारे पास यहाँ क्या होगा, पहली दफा क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स आपने बनाया सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड देन इसकी 1 2 3 वैल्यू आ गई, अनदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 1 2 3 वैल्यू, अनदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड 1 2 3 वैल्यू आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, राइट. So this was a very basic example in dynamic memory allocation and how we can use it to initialize objects and to determine the size of arrays. क्योंकि अगर हमें पहले से नहीं पता तो हम उनको कैसे generalize कैसे कर सकते हैं, right? अपने कोड को so that it can run with however many values that you want to pass to it, however many objects you want to create using it, right? So in the next few lectures I will be explaining or discussing some more difficult problems. अभी ये तो बहुत ही basic सी थी
So I hope you go over it in your time. So moving on, we're going to try and see how we can use this feature to our benefit, particularly in terms of some programs जो हम discuss करेंगे. ठीक हो गया? So as always, do please run this code on your own. And again, if you have any questions, do ask me in the comment section. ठीक है? So that is it for today. Thank you all. Allah Hafiz.